आज के इस विश्लेषण में हम भारत के सबसे वांटेड अपराधी की कहानी की तह तक जाएंगे। सोचिए, मुंबई की तंग गलियों और डोंगरी की झुग्गियों से निकलकर कोई एक ग्लोबल आतंकी नेटवर्क कैसे खड़ा कर सकता है। तो उपलब्ध स्रोतों और ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर हम दाऊद इब्राहिम के इस पूरे सफर को समझेंगे। देखेंगे कि आखिर कैसे एक मामूली सा लड़का जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह बन गया। अब इस आंकड़े पर जरा गौर कीजिए, $6.7 बिलियन। यहाँ हम किसी छोटी मोटी रकम की नहीं, बल्कि उस अवैध साम्राज्य की अनुमानित नेटवर्थ की बात कर रहे हैं जिसे दाऊद इब्राहिम ने खड़ा किया है। ये फिगर अपने आप में बताता है कि हम यहाँ किसी गली मोहल्ले के छोटे मोटे गुंडे की चर्चा नहीं कर रहे। दरअसल इस सिंडिकेट का आर्थिक पैमाना तो किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी से कम नहीं है। और यहीं से सबसे बड़ा, सबसे हैरान करने वाला सवाल पैदा होता है। एक तरफ बेहद ईमानदारी से जिंदगी बिताने वाला एक पुलिस कांस्टेबल पिता, और दूसरी तरफ उसका अपना बेटा जो एक राष्ट्रव्यापी और फिर अंतर्राष्ट्रीय आतंक का चेहरा बन गया। ये सफर आखिर तय कैसे हुआ? ये पहेली ही आज के इस विश्लेषण का सबसे मुख्य बिंदु है। अध्याय 1, कांस्टेबल का बेटा। 1960 के दशक की मुंबई, जिसे तब बॉम्बे कहा जाता था, वहां डोंगरी इलाके की तंग गलियों में इस कहानी की नींव रखी गई थी। तो चलिए इस फर्क को थोड़ा और करीब से देखते हैं। दाऊद के पिता इब्राहिम कास्कर बॉम्बे पुलिस के सीआईडी विभाग में एक बेहद ईमानदार और उसूलों वाले हेड कांस्टेबल थे। उनकी ईमानदारी का आलम ये था कि बड़े बड़े डॉन भी उनकी दिल से इज्जत करते थे। लेकिन 10 बच्चों का पेट पालना आसान नहीं होता और परिवार ने घोर गरीबी देखी। इसी छत के नीचे दाऊद पला बढ़ा, जिसने आगे चलकर अपने पिता के बिल्कुल विपरीत रास्ता चुना। यह देखना काफी दिलचस्प है कि कैसे एक घटना पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। जब दाऊद महज 14 साल का था और उसने पहली बार पैसे चुराए, तो उसके ईमानदार पिता ने उसे पुलिस की चमड़े की बेल्ट से तब तक पीटा जब तक वो लहूलुहान नहीं हो गया। लेकिन इस मार ने दाऊद को सुधारा नहीं, बल्कि इसने तो उसके अंदर गरीबी और अथॉरिटी के खिलाफ बगावत की एक ऐसी आग सुलगा दी जो फिर कभी नहीं बुझी। अध्याय 2, डी कंपनी का उदय। और इसी बगावत ने आगे चलकर दाऊद को अंडरवर्ल्ड के दलदल में धकेल दिया, जहां उसने अपनी एक अलग पहचान बनानी शुरू की और अपने खुद के गिरोह की स्थापना की। देखिए, दाऊद इब्राहिम बाकी गुंडों से बिल्कुल अलग था। उसने सिर्फ एक आम गैंग नहीं बल्कि डी कंपनी बनाई, और ये कोई साधारण गिरोह नहीं था। ये पूरी तरह से कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर की तरह काम करता था। उस दौर में जब भारत में भारी आयात कर यानी इंपोर्ट टैक्स थे, तब उसने सोने और इलेक्ट्रॉनिक्स की तस्करी को एक बेहद मुनाफे वाले बिजनेस में बदल दिया। इस दौरान उसकी चालाकी वाकई देखने लायक थी। शुरुआत में उसने मुंबई के सबसे ताकतवर करीम लाला के पठान गैंग के साथ काम किया, लेकिन फिर उसने उन्हीं के साथ गद्दारी की और एक बड़ी फिरौती की रकम खुद हड़प ली। जब पठान गैंग को इसका पता चला, तो उन्होंने दाऊद को बेरहमी से पीटा और गैंग से बाहर निकाल दिया। बस दाऊद ने वहीं बदला लेने की ठानी, और इसके लिए उसने क्या किया? उसने पुलिस को खुफिया जानकारी देकर अपने ही दुश्मनों को एनकाउंटर में मरवाना शुरू कर दिया। बहुत ही शातिर दिमाग था। अध्याय 3, खूनी गैंग वॉर। 1980 के दशक के इन भयानक गैंग वॉर्स ने पूरे शहर को दहलाकर रख दिया था, और दुश्मनी मुंबई की सड़कों पर एक खूनी खेल में बदल गई थी। अब देखिए ये आग भड़की कैसे। 1981 में पठान गैंग ने दाऊद के बड़े भाई साबिर की दिन दहाड़े हत्या कर दी। इसके बाद तो जैसे दाऊद पूरी तरह से एक खूंखार बदले की आग में जल उठा। 1982 में उसने पुलिस का इस्तेमाल करके अपने प्रतिद्वंद्वी मान्या सुर्वे का एनकाउंटर करवाया। लेकिन सबसे खौफनाक दिन तो 1983 का था, जब उसने महज 20 साल के एक लड़के को हायर किया, जिसने भारी सुरक्षा के बीच कोर्ट रूम के अंदर घुसकर जज के ठीक सामने पठान गैंग के अमीरजादा को गोलियों से भून डाला। इस खूनी बदले का नतीजा बेहद खौफनाक था। 1985 तक आते आते मुंबई की सड़कों पर 50 से अधिक लोग मारे जा चुके थे। दाऊद ने पठान गैंग का नामो निशान मिटा दिया था, और अब वो मुंबई के अंडरवर्ल्ड का निर्विवाद बेताज बादशाह बन चुका था। अध्याय 4, दुबई और बॉलीवुड। जैसे जैसे मुंबई में पुलिस का दबाव बढ़ा, 1986 में दाऊद हमेशा के लिए भारत छोड़कर दुबई भाग गया। और दुबई पहुंचकर दाऊद ने जो किया वो काफी हैरान करने वाला है। उसने डी कंपनी का पूरी तरह से डाइवर्सिफिकेशन कर दिया।
मतलब अब वो सिर्फ तस्करी तक सीमित नहीं था, वो रियल एस्टेट को कंट्रोल कर रहा था, हथियारों और ड्रग्स का बड़ा व्यापार कर रहा था। और इस सब में सबसे दिलचस्प बात क्या थी? उसने सीधे बॉलीवुड में अपनी पैठ बना ली थी। वो बड़ी बड़ी फिल्मों को फाइनेंस कर रहा था और बड़े बड़े फिल्म सितारों से प्रोटेक्शन मनी वसूल रहा था, एकदम कॉर्पोरेट स्टाइल में। इसी दौरान दाऊद ने क्रिकेट और सट्टेबाजी में भी अपने पैर पसारे। इससे जुड़ा एक किस्सा बहुत मशहूर है। बात 1986 की है, जब शारजाह में एक मैच के दौरान दाऊद अचानक भारतीय ड्रेसिंग रूम में घुस गया था। तब भारतीय कप्तान कपिल देव ने उसकी सारी हेकड़ी निकाल दी, उसे पहचानने से सिरे से इनकार करते हुए सीधे ड्रेसिंग रूम से बाहर निकाल दिया। ये उस डॉन के खिलाफ बगावत का एक दुर्लभ क्षण था, जो धीरे धीरे पूरे खेल को अपनी मुट्ठी में लेने की कोशिश कर रहा था। अध्याय 5, 1993 के मुंबई धमाके। दाऊद की कहानी का सबसे काला और दर्दनाक अध्याय यहीं से शुरू होता है, जहां ये क्राइम सिंडिकेट एक खौफनाक आतंकी संगठन में बदल गया। हमारे स्रोत बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताते हैं कि दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस और उसके बाद हुए भयानक सांप्रदायिक दंगों ने एक टर्निंग पॉइंट का काम किया। इन दंगों के बाद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने दुबई में दाऊद और उसके साथी टाइगर मेमन से संपर्क किया। दाऊद ने अपने उसी तस्करी नेटवर्क का इस्तेमाल किया जो पहले सोने और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए होता था, लेकिन इस बार उसने 3000 किलो मिलिट्री ग्रेड RDX और हथियार भारत के तटों पर उतारे। इस साजिश की जो कीमत आम लोगों ने चुकाई वो बेहद भयानक थी। 12 मार्च 1993 को महज 2 घंटे के भीतर मुंबई में 12 सिलसिलेवार बम धमाके हुए। 257 निर्दोष नागरिकों की जान चली गई और 700 से ज्यादा लोग बुरी तरह घायल हुए। ये भारत के इतिहास का सबसे भीषण आतंकी हमला था और इस पूरी तबाही का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि दाऊद इब्राहिम था। अब इन धमाकों का असर सिर्फ शहर पर ही नहीं पड़ा, बल्कि खुद अंडरवर्ल्ड के अंदर भी भूचाल आ गया। दाऊद का सबसे करीबी और भरोसेमंद साथी छोटा राजन इन धमाकों और निर्दोषों की मौत से इतना खफा हुआ कि उसने डी कंपनी ही छोड़ दी। अंडरवर्ल्ड पूरी तरह से सांप्रदायिक आधार पर बट गया। दाऊद ISI के संरक्षण में पाकिस्तान भाग गया, जबकि छोटा राजन ने दाऊद के खिलाफ दुनिया भर में एक ऐसी खूनी जंग छेड़ दी जो दशकों तक चली। अध्याय 6, ग्लोबल टेररिस्ट। मुंबई की गलियों का एक गुंडा अब अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर आ चुका था और एक वैश्विक खतरे के रूप में उभर रहा था। आज के वक्त में दाऊद इब्राहिम महज एक स्मगलर नहीं है। 2003 में संयुक्त राष्ट्र ने उसे आधिकारिक तौर पर ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया। खुफिया रिपोर्टों की माने तो उसके अल-कायदा और लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठनों से गहरे संबंध हैं। यहाँ तक कि 2008 के 26/11 मुंबई हमलों में भी लॉजिस्टिक सपोर्ट देने का आरोप उसी पर है। कहा जाता है कि वो 14 अलग-अलग पासपोर्ट का इस्तेमाल करता है और फिलहाल पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी की कड़ी सुरक्षा में कराची में छिपा बैठा है। उसकी गिरफ्तारी की अहमियत को ये आंकड़ा पूरी तरह स्पष्ट कर देता है। अमेरिका ने दाऊद इब्राहिम के सिर पर $25 मिलियन यानी लगभग 200 करोड़ रुपए का इनाम रखा है। आज वो दुनिया के मोस्ट वांटेड भगोड़ों की सूची में सबसे ऊपर के नामों में शामिल है। सोचिए, इतनी सारी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के पीछे लगे होने के बावजूद वो पिछले 4 दशकों से कानून की पकड़ से बाहर है। और इसीलिए इस विश्लेषण के अंत में ये सवाल लाजिमी है, 40 सालों का अपराध, हजारों निर्दोष जाने और एक अकल्पनीय वैश्विक नेटवर्क, क्या दुनिया का ये सबसे वांटेड आदमी कभी अपने गुनाहों के लिए अदालत के कटघरे में खड़ा होगा, या फिर भ्रष्ट तंत्र और अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीति उसे हमेशा के लिए बचाकर रखेगी? ये एक ऐसी भूल भुलैया है जिसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा। हमारे इस विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।